अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या आप जहांगीर शाह बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को साफ पहचान चुके थे। इनका दिल चाह रहा था वो गुस्से से कुछ कर बैठे, इनकी जिंदगी, बेटी की जिंदगी तबाह करके, इनकी इज्जत को सारी दुनिया के सामने नीलाम करके। वो इंसान इनका हाल चाल पूछ रहा था, इनसे पूछ रहा था कि कैसा है वो शख्स जिसको इसने बर्बाद कर दिया। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? वो गुस्से से इसके सलाम का जवाब दिया बगनाह बोले, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि मैंने आपको कुछ डिटेल्स सेंड की थी आपके भतीजे के बारे में कि वो आपके बिज़नेस को काफ़ी बुरे तरीके से ख़राब कर रहा है। अगर ये कहूँ कि वो दीमक की तरह आपके बिज़नेस को खा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। मैं आपको मोहताज करने के रहने के लिए कह रहा हूँ। आपके भतीजे ने आपके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा बर्बादियाँ की हैं। इन पर बहुत बड़ा फ्रॉड का केस बन सकता है और आइंदा कभी अंधा एतबार मत करें कि वो आपको लूट कर खा जाए। हर चीज़ की एक हद होती है, लेकिन आपने अपने भतीजे की कोई हद नहीं बनाई। आप चेक करें, मैंने आपके बिजनेस में होने वाली तमाम तर हिसाब को आपके सामने रखा है, लेकिन ये सारी बातें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए अहम ये बात है कि वो आप पर एक हमला करने वाला है जिसमें आपको जानी नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इतना नुकसान ज़रूर होगा कि आप इसके मोहताज हो जाएं, अपने हाथ से कुछ भी ना कर सकें। इसका मोहताज होने से बेहतर है कि आप सब जान जाएं, और दामाद होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये खबर पहुंचाऊं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं नहीं चाहता इससे जुड़े रिश्तों को कोई तकलीफ हो। वो फ़ोन बंद कर चुका था जबकि इनका गुस्से से बुरा हाल था। वो जान चुके थे कि असजद ने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की थी, लेकिन फिर भी वो इसकी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे कि असजद इस तरह का कोई भी कदम उठाएगा। पहले तो वो इस पर रिपोर्ट पर ही यकीन नहीं करना चाहते थे, वो इन पेपर्स पर यकीन नहीं करना चाहते थे जो इस शख्स ने इसे भेजे थे, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहे थे कि भला इसका क्या फ़ायदा था इन तक ये सब कुछ पहुंचाने का। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन फिर भी वो इस बात पर किसी तरह का तमाशा नहीं लगा सकते थे। क्या वो इन्हें बेवकूफ़ समझता था? इसे क्या लगता था वो जो कहेगा वो मान लेंगे? इसने ऐसा सोचा भी कैसे कि इनके बेटे जैसे भतीजा कभी इनकी जान लेने की कोशिश कर सकता है। वो इसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ वो ऐसा कर सकता है, और इनका कहना था कि इसके बिजनेस में गड़बड़ करने वाला वही है। इस शाम के निकाह वाली बात मीडिया में लाने वाला भी वही है, और तो और अब इन पर जानलेवा हमला करने वाला। इसके पीछे वजह यह है कि वो इनकी दौलत चाहता है, जबकि वो बहुत अच्छी तरीके से जाते थे कि असजद को इनकी दौलत से कोई मतलब नहीं। कुछ दिन पहले एक मैसेज की वजह से उन्होंने अपने तमाम बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए थे, और इसी की बात मानकर उन्होंने ऐसा किया था। और आज ये शख्स इन्हें फ़ोन करके असजद के बारे में ऐसी बकवास कर रहा था, और उसे ये लगता था कि वो इस पर एतबार करेंगे। कभी नहीं। अपने असजद पर खुद से ज़्यादा भरोसा था इन्हें। यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो उनके बेटे जैसा था। जो ये दिलावर शाह कह रहा था इसका जवाब तो सिर्फ असजद ही दे सकता था, इसीलिए वो गाड़ी का रुख अपने ऑफिस की जानिब करने की बजाय असजद के हॉस्पिटल की जानिब कर चुके थे। वो कार ड्राइव कर रहे थे जब इनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज रिसीव हुआ। उन्होंने मैसेज खोला तो वो कोई कॉल रिकॉर्डिंग थी, साथ में असजद की डॉक्टरी की डिग्री जैसे देखकर यकीन करना नामुमकिन था। उन्होंने ज़्यादा वक्त न लगाते हुए वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। इस कॉल रिकॉर्डिंग में असजद की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसमें वो किसी को कह रखा था कि आज मेरे चाचा दोपहर में गाड़ी लेकर निकलेंगे घर के लिए, तो तुम इनका एक्सीडेंट कर देना। जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा हो कि वो अपने सहारे से उठ भी ना सकें। मेरे अलावा इन्हें सहारा देने वाला और कोई नहीं होना चाहिए। याद रखना, ये आवाज़ असजद की थी, और वो किस बात से बात कर रहा था वो नहीं जानते थे, लेकिन इनका जान से प्यारा भतीजा इनके साथ ऐसा कुछ कर रहा था कि दिलावर शाह सच बोल रहा था। क्या सच में वो इनके साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोच रहा था? क्या आसिया भाभी भी इनके साथ मिली हुई थी? वो सोच रहे थे कि अचानक तेजी से आगे से आते हुए एक ट्रक ने इनकी गाड़ी को कुचल डाला। इन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला। जिसने इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया वो इनका भतीजा था। अपनी बेटी से ज़्यादा वो इससे मोहब्बत करते रहे थे। ये कहा जाए कि वो अपने ही घर में सांप पाले हुए थे तो गलत नहीं होगा। ट्रक एक बार फिर से इनकी तरफ बढ़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो एक बार फिर से इनका एक्सीडेंट करता, तेजी से गाड़ी ट्रक के आगे पीछे आ गई। इनको देखते ही लोग ट्रक वाले के अपनी गिरफ्त में ले चुके थे, लेकिन तब तक वो अपने होश और आवाज़ से बेगाना हो चुके थे। भतीजे का असल चेहरा इनके लिए नाकाबिल यकीन था। मामा देखे, टीचर ने आज मुझे स्टार दिया है और कहा है कि मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ ना। अपनी सारी किताबें बेड पर फैलाए वो बार बार इसे मुखातिब कर रहा था। वो खामोशी से एक ही चीज़ पर नजर जमाए बैठी थी। 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कल की बात हो। वो हर रोज़ फातिमा की कब्र पर जाती थी।
वो अपने बेटे के साथ इसका आज भी वैसा ही रवैया था, इसे जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इससे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन इस छोटी सी जान को अपनी माँ से मतलब थे। वो आज भी रोज की तरह अपनी सारी किताबें इसके सामने खोले इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की नाकाम से कोशिश कर रहा था। वो आज भी पत्थर की तरह वैसे ही बैठी थी। वो एक सर्द रात थी, जिलावर की 8वीं सालगिरह थी। आज भी वो अपनी माँ की को पूरी उम्मीद नजरों से देखता रहा कि शायद वो भी बाकी की तरह आज इससे प्यार करेगी, लेकिन वो नाउम्मीद ही रहा। अस्सलाम वालेकुम, आपने बुलाया? वो उनके दरवाजे पर दस्तक देते इनसे मुखातब हुई थी। शाह साहब ने हाँ में सर हिलाते हुए इस कमरे में आने की इजाज़त दी तो वो खामोशी से चलती कुर्सी पर आकर बैठ गई। आखिर कब तक ये सब कुछ करना है तुमने? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तुम्हें हर चीज़ मिली है, तुम जैसे चाहती थी वैसे ज़िंदगी गुजार रही हो। अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद किया है, चांद सा बेटा दिया है, क्यों कर रही हो उसके साथ ऐसा सलूक? वह मासूम मुझसे शिकायत करता है कि मेरी माम आज से कहें कि वो मुझसे बात करे। वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? वो अपना दर्द इसके सामने रखने लगे तो इसके चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई। 8 साल का नन्हा सा वजूद हर रोज इनके सामने सिसकता था। आपको तो खुश होना चाहिए, मेरा वजूद आपके पोते से दूर रहे। वैसे भी तो आप मुझे पसंद नहीं करते ना? उन्हें देखते हुए बोली, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पोते से दूर रहो, मेरे बेटे से दूर हो जाओ, लेकिन आप अपने बेटे से कहें कि वो मुझे आज़ाद कर दे, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वो उन्हें देखते हुए इसकी बात काट कर बोली थी, तुम जानती हो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, तुम्हारे प्यार में पागल है, वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसकी दूसरी शादी करना चाहता हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। 10 साल से तुम्हारे साथ सिर्फ अजियतों के अलावा कुछ नहीं मिला मेरे बेटे को। तुमसे मोहब्बत की सज़ा सह रहा है। क्या तुम इससे बात नहीं कर सकती? ये रिश्ता और सिर्फ तुम इसकी तकलीफ़ की वजह हो। बस ख़त्म करो इस रिश्ते को यहीं पर। मेरे बेटे को आज़ाद करो, चली जाओ यहाँ से कहीं पर भी। मैं तुम्हें एक आलीशान घर दूंगा, बंगला दूंगा, तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मुहैया करूंगा, लेकिन तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा सुकून में रहे, इसकी ज़िंदगी को खुशियाँ मिलें। लेकिन तुम्हारे होते हुए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम कभी मेरी पसंद नहीं थी, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने तुम्हें कबूल कर लिया, और अपने बेटे को मैं अब इस हालत में नहीं देख सकता। बहुत कुछ सहा है इसने, और कितना आजमाओगी इसको। वो खुश रहने वाला था, लेकिन तुमने इसकी सारी खुशियाँ छीन ली। तुम मेरे पोते को मोहब्बत नहीं दे सकती, तुम मेरे बेटे के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। तुम ज़िंदगी भर सिर्फ और सिर्फ अपने दुख में रोती रहोगी, और यूं ही मेरे बेटे और पोते को तकलीफ में रखोगी। तुम मेरे पोते की माँ नहीं बन सकती, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ रहने का। अगर तुम मेरे बेटे को सुकून की वजह नहीं बन सकती तो चले जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरा बेटा कभी तुम्हें छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा, इसीलिए बेहतर है कि तुम इस घर से गायब हो जाओ। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी संभाल नहीं पाओगी, बस मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। वो सामने बैठी लड़की इसकी खुशियों का सौदा कर रहे थे, लेकिन वो तो एक लाश की ज़िंदगी गुजार रही थी। मज़ीद कब तक वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारती वो नहीं जानती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो अपने शोहर और बेटे की तकलीफ़ की वजह से फातिमा को बुला नहीं सकती, ना ही अपनी बेटी के कातिल को कभी माफ़ कर सकती थी। 10 साल से अजियत से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी। बेहतर था कि वो ज़िंदगी को ही ख़त्म कर चले। यहाँ से वो अपनी वजह से ना जाने कितने लोगों को तकलीफ़ दे रही थी। आपकी दौलत, आपका पैसा, आपको मुबारक शाह साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आपकी दौलत पर थूकना भी गवारा नहीं करती। आप जानते हैं कि मैं आपके बेटे की ज़िंदगी से निकल जाऊं तो मुबारक हो। आज से आपका बेटा आज़ाद। मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए आपके बेटे और आपके पोते से। मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी के कातिल के साथ रहना नहीं चाहती। वो उठकर कहती कमरे से निकल गई। जिलावर वहीं बाहर खड़ा खेल रहा था। आज पहली बार इसने जिलावर को देखकर मुस्कुराकर इसे अपने पास बुलाया तो वो खुशी से दौड़कर इसके पास आया। इसे अपने सीने से लगाए वो खुद भी रोई और इसे अपने लम्स पर इस मासूम की आंखों में भी आंसू ले आई। वो कभी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो उसकी औलाद था। चाहे फातिमा से बेतहाशा मोहब्बत थी, इसका दुख बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकती थी। इसे जिलावर से नफरत नहीं थी, बल्कि वो इससे बेटे से अपने बेतहाशा मोहब्बत करती थी। बस वो अपना काला साया इसकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वो बचपन से ही से अपने आप को मनहूस गर्दानती थी। इसकी माँ बाप छोटी उम्र में ही से बिछड़ गए। इसे मोहब्बत कभी भी नहीं मिली। इसने जिससे मोहब्बत की थी वो इससे दूर हो गया। बेशक आपकी माँ हो, बाप हो या शोहर या हो इसकी बेटी। इसने खुद जिलावर को अपने करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि इसे लगता था अगर वो इससे मोहब्बत करेगा तो वो भी हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगा। इसकी दूरी बर्दाश्त करना शायद इसके लिए बस से बाहर था।
वो जिंदगी से तंग आ चुकी थी जिसमें सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो खाली हाथ थी। कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन इसके बावजूद भी हम खाली हाथ और बेसुकून होते हैं। वो शाम को घर वापस आया तो उसे ब्लैक खूबसूरत साड़ी में आईने के सामने खड़े देखकर जैसे वो अपने होश ही खो बैठा था। इसके पास आते हुए इसने आस्ता से इसका हाथ थामकर इसे अपनी तरफ फेरा तो चेहरे पर परेशानी से जाए इसकी तरफ हुए। मुझे लगता है ज़्यादा ओवर हो गया है ये साड़ी, मुझे मामा ने दी थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें ठीक से चल भी सकूंगी और वहाँ तो मेरे टीचर भी होंगे। कितना अजीब लगेगा ना। एक नज़र साड़ी को देखते हुए वो इससे कह रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही है और वो तुम्हारी मामा नहीं है और ना ही मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। आंटी कहकर पुकारा करो, बल्कि इन्हें पुकारने की जरूरत ही नहीं है, इनसे दूर रहो तो बेहतर है। इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। वो सख्त लहजे में गोया हुआ तो वो इसे देख कर रह गई। इसका इतना गुस्सा करने से समझ नहीं आया था। वो इसकी माँ थी, वो अपने माँ बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा था। वो इसकी सगी माँ ना थी ये तो वह जानती थी, लेकिन फिर भी वो एक औरत थी, इसके बाप की बीवी थी, वो इसकी इज्जत भी तो कर सकता था। सिर्फ शाम के लिए वो उससे जुड़ी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए था। इसके बाबा का हाल बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक बीमार इंसान थे, इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। ऐसे में वो अपना फ़र्ज समझता था कि इनका ख्याल रखे। वैसे भी वो इनसे बहुत अजीज थे। मोहब्बत करने वाला अपने रिश्तों को ना सही लेकिन अपनी मोहब्बत से जुड़े हर रिश्ते को अहमियत देता है। वो जानता था कि जहांगीर शाह की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसने वाली यही वजह थी कि वो हर तरह से इन पर नज़र रखे हुए था। इसे कुछ अरसे पहले ही असद के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो एक झूठा इंसान था, डॉक्टर की डिग्री तक झूठी थी इसकी। यहाँ तक कि इसने जो कुछ भी हासिल किया था इसने सिर्फ अपने चचा के पैसों से हासिल किया था। वो इसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जान गया था। इसने असद की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी और इसे ये भी पता चल चुका था कि शाम के वालिद शाम की शादी इसके साथ करना चाहते थे और वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसका पहले इरादा था कि वो इसके बारे में जानेगा, इसे समझाएगा। उसे शाम से शादी तो करना चाहता था लेकिन वो इसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसने सोचा था कि वो इसकी मर्जी जानेगा। वो इसकी मांग थी, इससे शादी करना इसकी मजबूरी थी। वो इसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता था, लेकिन वो इसके साथ ज़बरदस्ती शादी करने का भी कोई इरादा नहीं रखता था। अगर वो खुद इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी तो इसको कोई हल निकालेगा। वो कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। इसने यही सोचा था कि वो इसको बताएगा कि उनका रिश्ता बचपन से तय है और वह जागीरदार होने के नाते अपनी मांग को कभी नहीं छोड़ सकता। वो नहीं चाहता था कि इसकी लड़की के दिलो दिमाग में कोई बात आए, इसलिए इस 18 साल का होते ही वो अपने निकाह में लेना चाहता था। लेकिन जब इसने शाम के बारे में सब कुछ जाना तो उसे पता चला कि इसकी शादी असद से की जा रही है। इसे एक फ्रॉड लगा। वो नहीं चाहता था कि इसकी फूफो की बेटी की ज़िंदगी असद जैसे जानी और मकार इंसान के साथ तबाह हो जाए। यही वजह थी इससे शादी का फैसला कर चुका था। जब पाकिस्तान आया तभी इसका इरादा शाम से शादी करने का था, लेकिन इससे पहले एक बार फिर इससे मिलना चाहता था। जब इसके शाम के साथ पहली मुलाकात हुई तो इसने अपनी फूफो की बेटी को नज़रअंदाज कर दिया जिससे वो शादी के लिए यहाँ आया था। ये सच है कि वो इसका जुनून थी। वो शादी इसकी लड़की से करना चाहता था जिसके साथ इसकी फूफो ने इसका रिश्ता किया था, लेकिन वो अपने बाप की तरह किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। जब इसने पहली बार कॉलेज में इसे देखा तो सच में इसका दीवाना हो गया। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया, लेकिन फिर अपनी फूफो की बेटी को मुसीबत में देख कर इसने यही सोचा कि इस लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन वो इस लड़की से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। इसने यही सोचा था कि वो बाद में अपनी मर्जी से इस लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन फिलहाल इसे अपनी फूफो की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी थी। ये इसके वहमो गुमान में भी ना था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत कर बैठा है वही लड़की इसके फूफो की बेटी होगी। इसका इरादा शाम से निकाह करने का हरगिज़ नहीं था। वो तो बस इज्जत की हकीकत सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन वो मुसीबत में थी और फिर वहाँ पर अपनी मोहब्बत को देखकर ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया। वो तो इसे हमेशा के अपने साथ लेकर आया था, लेकिन वो इसके बाप को भी दिखावे के रिश्ते नहीं जीने दे सकता था। इसलिए इसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह इज्जत की हकीकत सबके सामने लाएगा। इसने इज्जत को 1-2 बार नहीं बल्कि बहुत बार फ़ोन किया था। जब इसने पहली बार फ़ोन किया था तभी इसे पता चला था कि वो अपने चचा के साथ कुछ बुरा करने वाला है। वो उससे मिलने जाना चाहता था, लेकिन इस वक्त वह अमेरिका रवाना होने के बारे में सोच रहा था, इसलिए इसे फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। बाज आ जाओ असद नदीम, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। कभी भी तुम्हारी हकीकत को तुम्हारे चचा के सामने ला सकता हूँ। अगर तुम्हारा रिश्ता बचाना चाहते हो तो बाज आ जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। जागीरदार दिलावर शाह, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
जो तुम कर सकते हो करो, वैसे भी आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। तुम मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ये बात मुझे पहले से ही समझ आ गया था। अगर तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है तो भी कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा तुमने। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम पर यकीन करेगा तो ऐसी सोच है तुम्हारी। वो कभी भी मेरे खिलाफ जाकर तुम पर यकीन नहीं करेंगे, तुम चाहे इनके सामने कोई भी सबूत क्यों ना पेश कर दो। इनका दावा दुरुस्त साबित हुआ था। इनके चचा के सामने 1000 तरह के सबूत रखे थे। वो इन्हें बता चुका था कि वो एक फ्रॉड इंसान है, कहता कि इसके डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, लेकिन उन्होंने इस पर भरोसा न किया था। वो सब बातों को झूठ करार दे रहे थे। वो सारी डिटेल इन तक पहुंचा चुका था। वो बैंक से इनके छोटे सिग्नेचर करके पैसे निकलवाता था। इनकी सारी डिटेल इसके सामने पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी शायद वो इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो गायब हो चुकी थी। कहाँ गई थी कोई नहीं जानता था। पता था तो सिर्फ इतना कि आज सुबह वो खामोशी से बिना कुछ कहे कुछ भी लिए यहाँ से चली गई थी। इसने अपने गले में एक लॉक डाल रखा था जो कि कारिम ने इसे अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिया था, जबकि इसके अलावा उसके हाथ में सोने की 6 चूड़ियाँ थी जो वो जाते हुए शीशे के मेज पर रख गई थी। लेकिन कारिशमा को इन सब चीज़ों का होश ही कहाँ था। इसे पता था तो सिर्फ इतना कि वो इसे छोड़कर जा चुकी थी, वो भी हमेशा के लिए। वो पागलों की तरह हर तरफ इसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहाँ थी कोई नहीं जानता था। वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि वो उसको छोड़कर चली गई। जलावन ने रो कर इसको बताया था कि इसकी माँ ने इसे गले लगाकर प्यार किया और फिर वो चली गई। वो कहीं से भी इसे वापस लाने के लिए लाना चाहता था। बस वो इसे अपनी ज़िंदगी में चाहता था। वो जैसे भी रहे बस इसके साथ रहे। वो ना करे इससे मोहब्बत, बस इसके साथ रहे, इसके सामने रहे, उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो इसे अपने साथ इमरान के घर ले आया था। इमरान के साथ इसने अपने टीचर को भी इनकी वाइफ से साथ देखा था। वो बिना कुछ बोले इन्हें सलाम करती वहीं इनके पास खड़ी होकर बातें करने लगी, जबकि वो आपस में ही बातें कर रहे थे। सरवारिस काफ़ी ज़्यादा सख्त है। वो कभी किसी से नरमी से बात नहीं करते थे, लेकिन आज इनका एक नया अंदाज देखने को मिला था। उन्होंने तो इस बारे में बस इतना ही कहा था कि काफ़ी बुज़दिल लड़की है, लेकिन जिस शख्स ने इससे शादी की थी वो यकीनन इससे बहुत बहादुर बना देगा। इससे इनकी बात अच्छी नहीं लगी थी इसे, लेकिन इसके जवाब में जलावन ने बहुत खूबसूरती से कहा था, मेरी बीवी बहुत बहादुर है, क्योंकि मेरी नज़रों में किसी से लड़ना, किसी तरह बदजुबानी करना बहादुरी नहीं, बल्कि अपनी अजियत, अपनी मुसीबतों, अपनी खुशियों को ठीक तरीके से जीना बहादुरी होती है। दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से बेहतर है इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाए। दूसरों पर अपनी बहादुरी जाहिर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसकी बीवी दुनिया वालों के लिए जरूर कमज़ोर आम सी लड़की होगी, लेकिन इसके लिए बहादुर और बाहिम्मत लड़की थी। राजिश के साथ खड़े होकर इसने पहली बार अपने आप को बेतहाशा बहादुर महसूस किया था। इसका शौहर इसे हिम्मत दे रहा था, बाहिम्मत कहता था। वो अब भी अपने आप को बहुत बहादुर समझने लगी थी, लेकिन इसकी खुशी चंद पल की ही थी जब वह सरवारिस ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बाहिम्मत है और हमेशा पोजीशन लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोगों के सामने अपना दिफा नहीं कर सकती, आवाज़ नहीं उठा सकती। ये कॉन्फिडेंट नहीं है। इसे थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, इसे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इसके अंदर खुद के लिए लड़ने का हौसला होना चाहिए। वो काफ़ी देर के बाद बोला तो जलावर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। समझ में नहीं आता कि अपने लिए आवाज़ उठाने वाले, अपने हक में बोलने वाली, अपने लिए दिफा करने वाली लड़की को हमेशा बहादुर और बाहिम्मत क्यों समझा जाता है, जबकि हमारा माशरा चिल्लाने वाली लड़कियां वो नहीं हैं। आज के ज़माने में हर लड़की काबिल लड़की अहमियत रखती है, जबकि हकीकत ये है कि एक अनपढ़ लड़की अपना घर जिस तरह से संभाल सकती है, 4 जमातें पढ़ने के बाद एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं संभाल सकती। आजकल की एजुकेटेड लड़की अपने आप को किसी और ही दुनिया का बासी समझ लेती है। आजकल की लड़की को ये नहीं जानना चाहिए कि वो क्या कर सकती है, बल्कि इन्हें ये समझना चाहिए कि इन्हें क्या करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। आजकल की लड़कियां और 4 जमातें पढ़कर अपना आप असल भूल जाती हैं। तालीम दिलवाना गलत नहीं है, लेकिन इस तालीम के साथ जो गलत मुख्तारी लड़कियों के बीच में आ जाती है, असल में हमारे माशरे की तबाही है। फैशन के नाम पर जो बेपर्दगी आजकल की लड़कियों से कराई जा रही है, वो असल में हमारे माशरे की तबाही है। आज के ज़माने में पर्दा करने वाली लड़कियों को बुज़दिल और कम हिम्मत समझा जाता है। मर्दों से ज़ुबान न लड़ाना, इनसे फासला बनाकर रखना, अपने आप को गुनाह से बचाने वाली लड़कियों को बुज़दिल समझा जाता है। मार्च के रोज़ हाथों में बैनर्स लेकर अपने लिए आवाज़ उठाने वाली 8 इज्जत हमारे माशरे में कितनी है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो अपने आप को पढ़ी लिखी, बाहिम्मत और बोल्ड लड़कियां कहती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है
کہ وہ ناکام ہیں، نہ تو اپنا گھر بسا سکی اور نہ ہی زندگی میں کچھ حاصل کر پائی ہیں۔ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی اس لیے کی ہے تاکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مردوں کے برابر ہیں تو وہ غلط ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کا مقام اور مرتبہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ اس بات کو سمجھیں تو عقل کریں، سبق حاصل کریں، اس چیز کو سمجھیں، عورت مرد سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اللہ نے عورت کو نفس کا پجاری نہیں بنایا، اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ سمجھ دی ہے، اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ جذبات دیے ہیں۔ تم ایسی عورتوں کو بولڈ اور باہمت کہتے ہوگے، لیکن میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ میری نظر میں میرے ساتھ کھڑی لڑکی میری محبت نہیں، میری آنے والی نسلوں کی امین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گی، میں جس مقام پر بھی کھڑا ہوں گا یہ میرے ساتھ ہوگی۔ مجھے اپنے لیے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہے۔ میں اس کے لیے لڑوں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اسے اپنے لیے آواز اٹھانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کے لیے آواز اٹھانے والا میں ہوں۔ کسی مقام پر تنہا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے آج تک اپنے لیے آواز اٹھانے والی سب عورتوں کو تنہا ہی دیکھا ہے۔ اپنے لیے آواز اٹھانے والی عورت ہمیشہ اکیلی رہ جاتی ہے، کیونکہ اپنے لیے آواز اٹھانے والی عورت کو خود سے اہم اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے دین میں عورت کو محبت کہا جاتا ہے۔ جو عورت دوسروں سے محبت کرتی ہے اسے اپنے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی محبت اس کی آواز بن جاتی ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی تھی جبکہ وارث کا سر دوبارہ اٹھ نہ سکا تھا۔ ایشام کب سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کر رہی تھی، کھل کر مسکرا دی۔ وہ کہتا تھا وہ کہاں بزدل تھی، وہ تو بہت بہادر تھی۔ وہ کسی دوسرے کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے تو وہ خاموش نہیں رہتی تھی۔ اس کے دل میں جو آتا تھا وہ بولتی تھی، کیونکہ اللہ نے اسے بھیجا تھا، اس کے لیے بہادر تھی۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے، اس کے سامنے وہ ہر بات کہہ سکتی تھی، پھر اس بات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے وہ تھا ساتھ۔ اسے انہیں ضرورت کہاں تھی کہ وہ بولتی، وہ تو اس کے ساتھ تھا۔ وہ کہتا تھا خاموش لوگوں کی کامیابی شور مچاتی ہے، اس کی کامیابی بھی شور کرتی تھی۔ وہ کالج میں سب سے لائق تھی، پوزیشن لیتی تھی، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اپنے لیے لڑنے کی۔ ہر مقام پر اللہ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، بے شک اللہ اس کا بہتر فیصلہ کرنے والا تھا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ میں بھی نکلتا ہوں یہاں سے۔ فون کان سے نگاہے وہ پریشانی سے بول رہا تھا، جبکہ وہ کب سے اسے کافی فاصلے پر فون کان سے لگائے ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا پریشان کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے؟ اس کے پاس اس کے واپس آنے پر وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیونکہ اس کی پریشانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ ہاں بہت پریشانی والی بات ہے، تم چلو گاڑی میں بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ ان سب کو خدا حافظ کہہ کر تیزی سے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ کچھ بتائے تو صحیح، وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے کافی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اچانک سب کو بائے بول کر وہ اس کے ساتھ آ جانے پر کافی زیادہ پریشان تھی۔ عرشی بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے زیادہ نقصان ہونے سے بچ گیا ہے، لیکن ہم سیدھے یہاں سے ہاسپٹل جائیں گے۔ وہ اسے بتاتا اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا، جبکہ وہ اپنے بابا کے بجائے قارب شاہ کے ایکسیڈنٹ سمجھ کر ان کی حالت کا سوچ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ لیکن ہاسپٹل پہنچنے پر اسے پتا چلا تھا کہ وہ قارب شاہ کے نہیں بلکہ اس کے اپنے بابا تھے۔ وہ انہیں ہاسپٹل قارب شاہ لے کر آیا تھا۔ ان کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایشان انہیں اس حد تک عزیز ہو گئی تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کے سینے سے لگی وہ اسے اپنے باپ کے لیے رونے لگی تھی، جبکہ وہ اسے دلاسا دے رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے دلاور کو فون کرنے کی بہت کوشش کی تھی، دلاور نے ان کا فون نہ اٹھایا۔ تبھی مجبور ہو کر انہوں نے اپنی سیکرٹری سے دلاور کو فون کروایا تھا۔ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ بابا؟ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے آ لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بڑا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا تھا۔ دلاور کے بابا نے وقت رہتے ان کی جان بچا لی تھی اور انہیں ہاسپٹل لے آئے تھے، ورنہ یقیناً آج کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا۔ ان کا ایک بازو بری طرح سے متاثر ہوا تھا، لیکن پھر بھی خدا کا شکر تھا کہ جانی نقصان ہونے سے بچ گیا تھا۔ میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، قارب شاہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ ایک نظر دلاور کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے تھے۔ ایشام نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا تھا جو وہیں کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے وقت رہتے ان پر یقین کر چکے تھے، ورنہ یقیناً آگے کے مراحل بہت مشکل تھے۔ فکر نہ کریں بابا، میں اسے آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے وارن بھی کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے جو آپ کے ساتھ کیا بہت غلط کیا۔ میں نے فون کیا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اب تو وہ صلاحوں کے پیچھے جائے گا۔ آپ کو زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے بابا کہنے پر نہ جانے کیوں ان کے دل میں سکون سا اترا۔
जबकि कालिब शाह के दिल में सन्नाटा सा छा गया। ये किसने किया है बाबा के साथ? मैं इसे जान से मार डालूंगी, ईशान इसके सामने खड़ी होती हुई बोली थी। चेहरा बेतहाशा रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था, जबकि छोटी सी नाक पर गुस्सा देखकर दिलावर को हंसी आ गई। देख रहे हैं आप बाबा, आपकी बेटी इसकी जान ले लेगी। मुझे तो आपकी बेटी से खौफ महसूस हो रहा है, डर लग रहा है। मैं तो इसे हरगिज नहीं बताऊंगा। आप पर हमला किसने करवाया है? मेरी तो कान पे टांग रही है। वह हंसते हुए बोला तो इसके अंदाज पर बाबा भी मुस्कुरा दिए। नहीं मेरी जान, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया और वक्त रहते मेरे अपनों के चेहरे मेरे सामने ले आए। असद मेरे बेटे जैसा था, खुदा का शुक्र है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी किसके साथ बर्बाद नहीं की। इस वक्त यकीनन अल्लाह ने किसी फरिश्ते की तरह दिलावर को हमारी ज़िंदगी में भेजा था, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए। काश मैं इज्जत का असल रूप पहले देख लेता तो तुम्हें धूमधाम से दिलावर के साथ रुखसत करता, लेकिन देर तो अब भी नहीं हुई। तुम्हें तुम्हारे घर में खुश देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं। इसकी ब्लैक साड़ी में सजे खूबसूरत रूप को देखकर वो दिल से शर्मसार हुए थे। वो यही सोच रहे थे कि वो वहाँ खुश नहीं, लेकिन इसे यूं इस हसीन रूप में देखकर उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मुतमईन है। जबकि बाबा के इस तरह से खुद को देखने पर वो नज़रें चुरा गई थी। वो नहीं बता सकती थी कि इसकी शादीशुदा ज़िंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। वो न जाने इसके साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ कर चुकी थी। तुम बाबा के पास ही रुको और तब तक मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। वो एक नज़र इसे देखता इसकी शर्मिंदगी को समझ गया था, इसलिए इसे कहता वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो अपने बाबा के साथ बैठ गई थी। यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बाबा को इस हाल में पहुँचाने वाले इनके अपने ही थे। मैं आपके पास ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, वो उसके सीने से लगी रोते हुए बोली थी, जबकि वो इसे अपने सीने से लगाए वो भी न जाने कितने दिनों की प्यास बुझा रहे थे। अपने शोहर से इजाज़त मांग लो बेटा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो मोहब्बत से इसका सर थपकते हुए बोले तो वो एक नज़र इन्हें देखकर दरवाजे के करीब खड़े दिलावर को देखने लगी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है बाबा, लेकिन मेरा ख्याल है इसका यहाँ रहना बेहतर नहीं है। मैं आपके पास रुक जाता हूँ। वो इसका हाथ थामते हुए इसके पास बैठकर कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें मेरे पास रखना चाहिए, आशी को नहीं। बेटा तुम घर चली जाओ, ये वक्त बहुत मुश्किल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। असद और भाभी पर यकीन नहीं कर सकता, अपने ही रिश्तों ने बहुत बुरी तरह दिल दुखाया है, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझसे वो गुनाह होने से बचा लिया, वरना आज ना जाने वो लालची और खुरगर्ज इंसान तुम्हारे साथ क्या सुलग करता। आसिया बेगम को अपनी सागी माँ ही समझती थी, बचपन से लेकर अब तक। वो सारी मोहब्बतें वो चाहते एक ड्रामा था, सिर्फ दौलत के लिए जानकर इसे बहुत तकलीफ हुई थी। वो नहीं समझ सकी थी कि इसकी आसिया बेगम इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। यही सोचकर तो इसने असद के लिए शादी के लिए हाँ की थी, वरना वो इससे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो इसे अपना भाई समझती थी, अफसोस हुआ था इसे। ये सोच करके असद से शादी करके वो हमेशा अपने बाबा के करीब रहेगी। इसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। इसने यही सोचा था कि आसिया इससे माँ की तरह मोहब्बत करेगी, इसे कभी गैरों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि वो अपनों में ही पराए छुपे हुए थे, जिन्होंने बुरी तरह से इसे तोड़ दिया था, इसके बाबा को नुकसान पहुँचाया था। ऐसा कैसे मुमकिन है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था एक्सीडेंट बहुत बुरा होना चाहिए, इसे मेरे हॉस्पिटल लेकर आना था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसे दूसरे हॉस्पिटल ले गए और अब इसकी बेटी और वो दिलावर शाह वहाँ पहुँच गए हैं। यकीनन दिलावर ने अब तक चाचू को सब कुछ बता दिया होगा और सब कुछ जान गया है। अब तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो बहुत परेशानी से इधर उधर घूम रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सब कुछ ठीक करे। सर मैंने हॉस्पिटल पहुँचाने के बारे में सोच ही रहा था कि कालिब शाह वहाँ पहुँचा, इन्हें अपने साथ ले गया और इस आदमी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, जो जानकर दूसरा झटका इसको लगा। इसका दुश्मन इसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वो मजीद इसकी कोई भी बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर चुका था। अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कोई भी सबूत चाचू के सामने पेश करे। मुझे चाचू को अपनी बातों में लगाना होगा, बल्कि इनके सारे सबूतों को झूठ साबित करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँगा? वैसे भी मैंने बड़ा बिजनेस सेट कर लिया है, तो क्या मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा? और कुछ पता चल गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? इनके भाई का बेटा हूँ, वो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। आखिर कोई इनकी इज्जत का सवाल है। कहानी खत्म हो चुकी थी। वो अपनी मोहब्बत को खो चुका था। इसने कभी कोई जगह न छोड़ी थी इसे ढूंढने की। पूरा गांव इसके साथ इसकी मदद कर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे वो भाग गई। जब इसकी बहन के जेठ ने इस खबर को खूब इस्तेमाल किया था, वो एक सहाफ़ी था, इसने इस खबर को दुनिया के सामने रखा था कि कालिब शाह जो सियासत का एक चमकता हुआ सितारा है, वो इसकी बीवी इसके घर से भाग गई, वो अपनी किसी आशना के साथ। वो इस बात ने कालिब शाह को इतना गुस्सा दिलाया था कि वो सब कुछ तबाह कर बैठा था। इसने अपने आदमियों को भेजकर इस सहाफ़ी यानी कि नदीम शाह की जान ले ली थी।
اس بات کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا، اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی بیوی نہ جانے کس حال میں ہوگی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی۔ وہ دماغی طور پر مکمل ٹھیک ابھی بھی نہیں ہوئی تھی، اب بھی اس کی حالت زیادہ خراب تھی۔ ایسے میں وہ اسے اکیلے چھوڑ کرنے کی غلطی کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ چاچو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو مجھے یقین نہیں آ رہا اس کی حالت دیکھ کر۔ خدایا کتنے زخم آئے ہیں آپ کو، آپ میرے ہاسپٹل میں کیوں نہیں آئے؟ آپ کو تو میرے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، میں خود آپ کا علاج کرتا۔ میں یہاں کے ڈاکٹرز پر بالکل اعتبار نہیں کر سکتا، میں بھی آپ کی شفٹنگ کا انتظام کرواتا ہوں۔ اندر داخل ہوا تو انہیں دیکھ کر کہنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی جہانگیر شاہ نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا، لیکن ان کی نفرت کو نوٹ نہیں کرتے ہوئے وہ اپنے ہی بولے جا رہا تھا۔ اگر وہ ان کے چہرے کو دیکھ لگتا تو یقیناً یہ اس کا ڈرامہ اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس طرح سے میرا علاج کرو گے تم مسجد، اپنی جعلی ڈگری سے نہ جانے اپنی جعلی ڈگری سے تم نے کتنے لوگوں کی جان لے لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ مجھے اپنی دولت جانے کا افسوس نہیں، مجھے افسوس نہیں کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا۔ تمہارا فراڈ تک میں نظر انداز کرنے کو تیار تھا، لیکن تمہاری اس جعلی ڈگری کی وجہ سے جو نقصان لوگوں نے جھیلا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت غرور تھا تم پر کہ تم میرا بھتیجا ہو، پیشے سے ایک ڈاکٹر ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری ہی جائیداد نے تم نے اپنے لیے یہ جعلی ڈگری لی ہے تاکہ تم اپنے آپ کو میرے قابل ظاہر کر سکو۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، میرے سینے میں چھڑا کانپنے والا غیر نہیں، میرا اپنا ہے۔ اور اسجد حیران تھا، یہ بات تو اس نے کبھی بھی سامنے نہیں آنے دی تھی، تو کیا اس کے پیچھے بھی دلاور شاہ کا ہاتھ تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، بلکہ بس کچھ دوست جد نہیں دیکھ سکتا میں تمہارا یہ روپ۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے، شرم آ رہی ہے خود کو تمہارا چہچہ کہلواتے ہوئے۔ تمہارے بارے میں ساری معلومات مجھے مل چکی ہے، تم اتنے عرصے سے مجھے دھوکہ دے رہے ہو، میرے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، میری ساری جائیداد لوٹ کر تم نے امریکہ میں اپنے لیے ایک آفس تعمیر کروایا ہے، میری دولت لوٹ کر تم نے اپنی عیاشیاں پوری کی ہیں ہمیشہ۔ میں جانتا ہوں اب۔ وہ افسوس سے بول رہے تھے جبکہ وہ اپنا سچ سامنے دیکھ کر اسجد آہستہ آہستہ ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب وہ مزید انہیں بولنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ چاچو آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، آپ جانتے ہیں نا میرے اندر یہ خواہش کس قدر شدید تھی۔ میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا، میں ساری زندگی آپ کے پیسوں پر نہیں پلنا چاہتا تھا، بس اسی لیے میں نے یہ غلطی کر دی۔ چاچو مجھے معاف کر دے، شام سے بہت محبت کرتا تھا میں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میں نے خاموش ہو جاؤ اسجد۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کا نام دوبارہ اپنے منہ سے لیا تو میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں میری بیٹی تم جیسے شیطان سے بچ گئی۔ دلاور نے وقت رہتے میری بیٹی کا ہاتھ تھام لیا، ورنہ پھر نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ جہاں تک مجھے معاف کرنے کی بات ہے تو میں تمہیں معاف کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ جو لوگ تمہاری وجہ سے نقصان میں رہے ہیں وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنی عورتیں تمہاری وجہ سے اپنے بچوں کو کھو چکی، نہ جانے کتنے لوگ تمہارے ہاتھوں سے جان سے جا چکے ہیں۔ میں نے تمہارے باپ کے قتل کی وجہ سے اپنی بیوی سے بے رحمانہ سلوک کیا، اور تم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم اسی کا خون ہو، بے رحم۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے خود کو برباد کر دیا، تم لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے، تم لوگوں کو تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی، یاد رکھنا۔ وہ بھی بول ہی رہے تھے کہ اچانک پولیس وہاں داخل ہوئی۔ وہ پولیس کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ چاچو آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہتکڑی لگتے دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، لیکن آج اس پر رحم نہیں کرنے والے تھے وہ۔ اس پر ترس کھانے والا چچا خاموش تھا، وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے اگر آج انہوں نے اپنے خون کی حمایت کی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اور اب وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ہور کے پاس پہنچ آیا تھا، لیکن اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ وہ کتنا نادان تھا، وہ آنے میں یہ کیوں نہیں سمجھ سکا کہ وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس جھونپڑی کے علاوہ وہیں آئی تھی فاطمہ کی تلاش میں، وہ اسی جھونپڑی میں ملی تھی جہاں اس نے 9 سال پہلے اپنی بیٹی کی لاش اٹھائی تھی۔ 9 سال پہلے اس نے یہیں سے اپنی بیٹی کے مردہ وجود کو نکالا تھا، اور آج پھر 9 سال بعد وہ اپنی بیوی کے مردہ وجود کو نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے نکالا گیا تھا، اور اس کے دلاور اس سے لپٹ کر بری طرح سے رو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ یہاں پڑی تھی۔ قاری پر اس کے خاندان کی بدنامی ہو چکی تھی، سب کا یہی کہنا تھا قارب شاہ کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ بابا نے تو کہا تھا بھول جاؤ اس لڑکی کو، وہ تمہارے لائق نہیں تھی، آگے بڑھ جاؤ، لیکن وہ جانتا تھا، وہ پہلے دن سے اس کے پاکیزہ کردار کا گواہ تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا۔ وہ اندر سے مر چکی تھی، اس کے اندر جینے کی خواہش نہیں تھی، وہ زبردستی گھسیٹ رہا تھا، اپنے ساتھ جینے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، اسے لگا تھا اس کی بیٹی کو بھلا دیا گیا ہے، اس کی یادوں کو مٹا دیا گیا، وہ اس کی قاتل تھا۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر سکا، اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ کبھی اس پر ثابت نہ کر سکا کہ وہ اپنی بیٹی کا گنہگار نہیں۔
लेकिन दिलावर से मोहब्बत करना वो अपना फ़र्ज़ समझता था। वो अपनी माँ की बेरुखी 8 साल तक सहता रहा। वो कैसे अपने बेटे को यूँ अकेला तन्हा छोड़ देता। वो इसे बाप का होने का फ़र्ज़ निभाना था। वो भी सच था कि दिलावर का बाप बन गया था, लेकिन फातिमा का बाप न बन सका। वो चाहकर भी सुल्तान को इसके किए की सदा न दे सका। इस रात इसकी बेटी को हवेली से गायब करवाने वाला सुल्तान शाह था। सुल्तान शाह ने मुलाजमा के साथ मिलकर इसकी बेटी को घर से गायब करवाकर इसके घर से वहाँ उस खाली जगह में फेंक दिया था। इस जगह जहाँ इसकी बेवी की निढाल से लाश मिली थी। ये तो 30 साल की औरत थी, लेकिन इसकी बेटी कैसी रही होगी। यहाँ न जाने कितने दिन वो तड़पती रही। वो मासूम सी बच्ची 3 दिन तक भूख प्यास से निढाल जिंदा रही। वो चिल्लाई होगी, चीखी होगी, दिल में बाबा को पुकारा होगा, अपने बाप को मदद के लिए बुलाया होगा। वो बोल तो नहीं सकती थी, तो क्या दिल में इसने अपने माँ बाप को पुकारा ना होगा। वो बस सोचे जा रहा था, काश काश वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाता, तो आज कम अज़ कम अपनी बीवी की लाश को देखने की हिम्मत तो पैदा करता। आज वो फूट फूट कर रो दिया। हाँ, वो कातिल था, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का। वो कातिल था, आज सिसक रहा था, तड़प रहा था, लेकिन मरद था ना। कैसे अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर होने देता। वो बंद कमरे में अपने आंसू बहाता रहा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ भी कैसे कह सकते हैं? आप मेरी बीवी की लाश उठने 10 दिन नहीं हुए और आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसका बाप इसकी ज़िंदगी क्यों मुश्किल से मुश्किल तर बनाता जा रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर इसके बाप ने के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी? क्यों वो इसका सुकून सा जीना नहीं देता था? आखिर इसके बाप के दिमाग में क्या जा रहा था? कब तक वो इसे यूं ही इस्तेमाल करता रहेगा? वो नहीं जानता था। वो अपने ही बाप से नफरत करने लगा। जिस दिन इसने अपनी बेटी को खोया था, इसके कुछ दिन बाद ही वो जान गया था कि इसकी बेटी को घर से गायब करवाने वाला इसका बाप सैयद सुल्तान शाह था। लेकिन अपनी बीवी की माँ की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर इसने खामोशी इख्तियार कर ली। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को तड़पते सिसकते देखता रहा। ठीक कह रहा हूँ कारिब, देखो ये अच्छा मौका है। इलेक्शन सर पर है। आमना एक बहुत गरीब खानदान की लड़की है, इसे सहारा चाहिए। वो उससे बेहतर सहारा कौन दे सकता है तुम्हें? उसे दिलावर को माँ की ज़रूरत है। देख रहे हो इसकी हालत। जब से हुरुलैन का इंतकाल हुआ है वो बुखार में तड़प रहा है। मुझे से देखते ही रोना आने लगता है। तुमने कभी भी अपनी बेटे के लिए नहीं सोचा? न जाने 8 साल से वो किस अज़ियत से जी रहा है। अपनी माँ के सामने होते हुए भी वो बिन माँ के रहा। तुम्हें अपने बेटे की तड़प नजर नहीं आती? वो उसे देखते हुए बोल रहे थे। इसका बुखार, बेटे का बुखार, बुरी तरह से वो रो रहा था बुखार में। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि इसकी माँ से छोड़कर दुनिया से चली गई। इसे तन्हा छोड़कर वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। इसने हाथ बांध दिए। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। तुम खुद इस लड़की के लिए हाँ कर दो। बस अब सब ख़त्म करो। इस मोहब्बत के रोग को आगे बढ़ जाओ, वरना क्या? मुझे धमकी देना चाहते हैं? वो इसके अंदाज पर हैरान रह गया था। क्या सच में इसका बाप इसे धमकी दे रहा था? क्या बिगाड़ सकता था वो इसका? वो इसे देख रहा था। वो जानना चाहता था कि इसका बाप इस किस हद तक मजबूर कर सकता है, वरना मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। वो बेहिसी कौन से बोले थे? कारिब शाह के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई। इसका बाप भी समझ गया था कि गुजरे चंद दिनों में वो सबसे ज़्यादा माँ के करीब आ गया था। इसकी माँ वहीं खड़े चेहरे पर दुपट्टा रखे सिसकने लगी। अपनी माँ के सिसकते वजूद को इसने अपने सीने में भींच लिया। इसे उम्मीद ना थी कि इसका बाप इस हद तक बिगड़ सकता है। ठीक है सुल्तान साहब, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन फिर इसके निकाह के बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं कारिब शाह आपसे अपना रिश्ता इस निकाह के बाद ख़त्म कर दूंगा, जो आपको इस निकाह के साथ कबूल करना होगा कि आपका बेटा मर चुका है। वो उसके सामने शर्त रख रहा था, लेकिन फिलहाल सुल्तान शाह जानते थे वो गुस्से में है। आस्ता आस्ता जब वो ज़िंदगी की तरफ लौटेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बिना कुछ बोले खुशी से कमरे से निकल गए थे। फिर शाम तक निकाह का सारा इंतज़ाम कर लिया गया। अपनी तमाम तकलीफ़ों के साथ उसने अपने आमना को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, लेकिन हुर की जगह किसी को नहीं दे सकता था। कोई आमना इसकी जगह नहीं ले सकती थी। इसने अपने बाप से हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। कारिब शाह सर से पैर तक बदल गया था। सियासत के लोगों ने इसे सिकंदर शाह के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। कारिब शाह तो कहीं ख़त्म हो गया था। इसे कभी भी एतराज़ नहीं था कि लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं। इसने अपनी ज़िंदगी की महदूद कर ली। इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इसे सिर्फ मतलब था तो अपनी औलाद दिलावर शाह से। इसे अपनी औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसने नोट किया था इसका बेटा इससे नफरत करता था। इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। वो खासकर आमना से इसे इंतहा की नफरत थी। वो आमना की तरफ जाता भी नहीं था। आमना इसकी ज़िंदगी में इसकी बीवी बनकर आई थी, लेकिन इसके बेटे की माँ कभी ना बन सकी। इसने निकाहनामे पर यही शर्त लिखी थी कि दिलावर के अलावा इसकी कोई औलाद नहीं चाहता हो, और ना ही इसे अपने
और बच्चे की ख्वाहिश है तो आमना दिलावर को ही औलाद की तरह पालेगी। और आमना ने कोशिश भी की थी। ये अलग बात थी कि वो खुद ही इसे माँ मानने को तैयार नहीं था। वो हर रोज़ अपने बाप को देखता था। इसका बाप अजीब गुनाहों के दलदल में फंसने लगा था। वो सब समझने लगा था। आमना के बेतहाशा मोहब्बत को वो कोई अहमियत नहीं देता था। इसने हर मुमकिन कोशिश की थी कारिब शाह के दिल में अपना मुकाम पैदा करने की। अपने बाप से इसने इस तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था कि वो इसके सामने तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन इसने इसके जनाजे को भी अपना कंधा नहीं दिया था। वो अपनी बेटी और अपनी बीवी को दुनिया के सामने इंसाफ नहीं दिला सकता था, लेकिन इसने इंसाफ किया था। इसने अपने बाप को ऐसी सज़ा दी थी जिसके बाद वो सिर्फ तड़प सकता था। कहते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाए तब कहीं ना कहीं माफ़ी की गुंजाइश निकल आती है। लेकिन कारिब शाह ने अपना दिल इतना सख्त कर लिया था कि इसके दुनिया से चले जाने के बाद भी इसने इसे माफ़ नहीं किया था। लेकिन शायद ये मकाफात अमल ही था कि इसकी बीवी और इसके बेटी का कातिल सुल्तान शाह था। लेकिन ज़ुलावर ने कारिब शाह को अपनी बहन और माँ का कातिल बना लिया था। जो नफ़रत इसने अपने बाप को दी थी वो नफ़रत ज़ुलावर शाह इसे देखने लगा था। और आमना वो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ कारिब शाह की बीवी बनकर आई थी, लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इसकी माँ बनने की। लेकिन वो इसे माँ मानने को तैयार ही नहीं था। इसके पास आता तक नहीं था। जिसने अपनी सगी माँ के साथ रहते हुए 8 साल अनजान बनकर ज़िंदगी गुजार दी, इसके लिए कोई दूसरी औरत भला कैसे अहमियत रख सकती थी। कारिब शाह बस यही चाहता था कि इसके बेटे की अच्छी परवरिश करे, लेकिन ऐसा तो तब मुमकिन था कि जब कारिब शाह इसे कोई अहमियत देता। कुछ वक्त तक दादी के साथ रहा, फिर एक दिन खामोशी से आंखें मूंद गई। वो भी जब वो अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करता तो कभी कभार पुप्पो को फ़ोन करके इससे बातें कर लेता था। पुप्पो के साथ अपना दुख शेयर करते वो बेहतर होने लगा था। इसे अपनी पुप्पो से ही पता चला था कि कारिब शाह जानता था कि इसकी माँ और बहन का कातिल दादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने कभी कुछ नहीं किया इसे सज़ा दिलवाने के लिए, बल्कि अपनी बीवी के मरने के चंद दिन बाद ही इसने दूसरी शादी कर ली। बस इस दिन के बाद से इसके दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत पैदा होने शुरू हो गई। वो अपने बाप से दूर चला जाना चाहता था। वो चाहता था जिस तरह इसकी माँ ने ज़िंदगी गुजारी है इसी तरह वो भी तड़पे। जिस तरह अपनी औलाद के सामने पास होते हुए भी इसकी माँ ने इसे खुद से दूर कर दिया, इस तरह वो भी अपने आप को इससे दूर कर देना चाहता था। इसने कारिब शाह को खुद से दूर कर दिया। वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया था। लेकिन अभी भी इसे वहाँ पहुँचे 4 महीने ही गुजरे थे जब इसे एक दिन पता चला कि इसकी फूफो भी इस दुनिया में इसे अकेला छोड़कर चली गई। वो अपने तमाम तर रिश्ते खो चुका था। तब भी इसका बाप इसकी फूफो के जनाजे में शरीक ना हुआ, क्योंकि इस वक्त वो अपनी किसी सियासी पार्टी में किसी और इलाके में मौजूद था। और जहांगीर शाह के भाई की वजह से कारिब शाह का गुस्सा अपनी जगह ठीक था, लेकिन कारिब शाह ने अपनी बहन के जनाजे में शरीक होना ज़रूरी भी ना समझा था। इस दिन इसके दिल में अपने बाप के लिए एक और गिरह बन गई थी, और फिर हर गुजरते दिन के साथ ये धागा मजबूत होता चला गया, कभी ना टूटने के लिए।